माखनबड़ा भी मुझे आकर्षित करता है। आपकी पोस्टें पढ़ते तो हमें लगता है कि आप ट्रेवलिंग फूडी से मोटिवेशनल गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जैसे आपकी एक पोस्ट है जिसमें आपने अपने बच्चों के बारे में बताया था कि मैंने इनको पढ़ाकू नहीं बनाया, इनके परसेंटेज कभी नहीं पूछे, ये सेल्फ डिपेंड हो, ये दुनियादारी समझे, वर्किंग में समझे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए? और आपने उसमें ये भी लिखा था कि आपको अपने बच्चे के स्कूल का नाम भी नहीं पता और स्कूल को भी स्टेटस सिंबल समझते हैं जी। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, आपका बच्चा पढ़ने में अगर होशियार है तो आप उसको सरकारी स्कूल में डाल दोगे तो भी वो रिजल्ट निकाल देगा, और अगर बच्चे में आपके कैलिबर नहीं है तो आप उसकी शिक्षा पे 2 लाख रुपए साल के खर्च करो, नीलबट्टा सन्नाटा ही रहेगा वो। तो आप बच्चों को सबसे पहले तो इस प्रेशर से फ्री कीजिए कि तेरे परसेंटेज कितने हैं, बच्चों से परसेंटेज पूछना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पूछने से उसके 65% के 75 कभी नहीं होंगे, वो बच्चे की प्रतिभा से होंगे। बच्चे को जिस दिन आप ये महसूस करा देंगे कि तेरे जो परसेंटेज है उसका तेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, उस दिन वो एक अच्छा इंसान बनने की ओर अग्रसर होगा। हमें मशीनी परसेंटेज वाले बच्चे आगे काम नहीं आएंगे, देश को भी काम नहीं आएंगे, परिवार को भी नहीं आएंगे, और वो खुद को भी काम नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मेरे दोनों बच्चों की परवरिश ऐसे करी है कि मैंने मेरी गुड़िया जो है वो भी 12th में और बच्चा मेरा बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने उनसे कभी परसेंटेज पूछे भी नहीं और पूछूंगा भी नहीं। मैंने दोनों को अपना कैरियर चुनने की आज़ादी दी है, और मुझे गर्व है कि 16 साल की उम्र में मेरी गुड़िया आज टीचर है और ट्यूशन पढ़ाती है 6 बच्चों को, और मेरा बेटा जो है वो कंटेंट राइटर है और बड़ी कंपनियों के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहा है, वो भी लेखन कर रहा है। जितनी मेरी हिंदी में पकड़ है उतनी उसकी इंग्लिश में पकड़ है। मैंने फिर भी इस साल भी इन बच्चों से नहीं पूछा कि तुम्हारा परसेंटेज कितना बने। परसेंटेज एक नंबर है जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आता। आपके 8वीं क्लास में कितने परसेंट थे आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा, नहीं आते तो फिर परसेंट का कोई महत्व नहीं। जब आपने किताब निकालने की योजना बनाई कि मुझे एक किताब निकालनी चाहिए, पहली बार कब आपके दिमाग में ये आई है? सपना तो पहले से रहा होगा। सपना तो पहले से रहा होगा। बनारस के हिट होने के बाद बनारस जो सीरीज मैंने लिखी और उसको जो लोगों ने दिया, तो पोस्टों के नीचे कमेंट्स आने लग गए कि सर आप इसको पुस्तक का रूप दीजिए और हम इसको एक जगह पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक पे स्क्रॉल करना बहुत भारी पड़ जाता है। अभी आप मेरी किसी भी सीरीज को पढ़ना चाहेंगे, आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे, उस जगह पहुंचेंगे नहीं। तो मेरे पाठकों ने मुझे बोला कि आप इसको संकलित रूप में हमारे को पढ़ने के लिए आप पुस्तक लिखिए। तो बनारस वाला सितंबर 2019 से मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे किताब लिखनी चाहिए, और फिर उसके बाद के जो आर्टिकल फेसबुक पे लिखे गए वो माइंड सेटअप यही था कि मैं रोज किताब का एक पन्ना लिखता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक आपने शायद पूछी थी या नहीं पूछी थी तो भी बता देता हूँ, अगर आप मेरे को कहो कि इस 1 साल के अंदर आपने फूड टूर भी किए, किताब लिख भी दी, छाप भी दी, बेच भी दी, तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसका मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा, नियमितता। मेरी सुबह 10:30 बजे फूड हो या ट्रैवल पे पोस्ट आएगी, मतलब आएगी। मुझे आज 12, 365 और 30, 395 दिन हो गए, मेरी एक भी दिन फेसबुक से मैंने छुट्टी नहीं हुई। मोदी जी की तरह काम करते हैं। मोदी जी से तो मेरी क्या तुलना है, बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं मैं, मोदी जी से मेरी कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये है कि आप नियमित रहेंगे, वर्किंग एफिशिएंसी, आप नियमित रहिए। आपका पाठक आपका इंतजार कर रहा है, आप 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, रात के 8 बजे, रात के 10 बजे, कोई भी एक नियत टाइम उसको दे दीजिए कि मैं आपको यहाँ उपलब्ध मिलूंगा सुबह 10 बजे या रात को 10 बजे, तो आप उसको वहां मिलिए, वो कंटिन्यूटी बैठेगी। आपने आज एक आर्टिकल लिख दिया, 15 दिन तक कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो पाठक के पास चॉइस बहुत है, कहीं और चला जाएगा। व्यक्ति जब किताब छपाता है तो अपने विद्वान साथियों से पूछता है, अपने परिवार वालों से पूछता है कि इसका कवर पेज कैसा रखूं, इसका नाम क्या रखूं। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर फेसबुक का प्रभाव है और फेसबुक पर जिनका प्रभाव है। आपने किताब का नाम क्या रखना है और किताब का कवर पेज, मैंने देखे थे किताब के आपने कवर पेज चॉइस रखी थी कि इनमें से क्या रखा जाए, और आपने पाठकों की राय को इम्पोर्टेंस दी थी कि जो पाठक पसंद करेंगे वो रहेगा। तो ये सोच आपकी कैसे बनी कि यार मुझे पाठकों से पूछना चाहिए? आप अपने परिवार से भी पूछ सकते थे। मेरा परिवार व्यापारिक पृष्ठभूमि का, जैसा कि आपने कहा, साहित्य का मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक बैकग्राउंड नहीं रहा, ना मेरे पिताजी साहित्य से जुड़े हैं, ना मेरे दादाजी जुड़े हैं। तो जब मुझे लेखक ही फेसबुक के पाठकों ने बनाया, तो मेरी किताब पे और मेरे पे तो सबसे ज्यादा फेसबुक के पाठकों का ही है, तो क्यों ना मैं उनसे पूछूं, क्योंकि मुझे किताब लिखनी भी फेसबुक पे थी और बेचनी भी फेसबुक पे थी। तो जो फेसबुक पे पसंद आएगा लोगों को वो बिकेगा। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, अगर जूम करके आप दिखाना चाहें या दिखा सकें,
ये पुस्तक का समर्पण जो है वो मैंने फेसबुक मित्रों को ही किया है। ये आ गया था फर्स्ट पेज पे, ये हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आप चमके और सोशल मीडिया को ही आपने ये अपनी पुस्तक समर्पित की है। अच्छी सी, काफ़ी सुंदर है ये पुस्तक, इसकी प्रिंटिंग वगैरह और क्वालिटी वगैरह हर दृष्टि से। और इसके अंदर जो मसाला है उसका टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ट्रैवलिंग फूडी सारांश नहीं, आप खुद हैं। इस किताब पर भी हम बात करेंगे। ये जो कवर पेज आपने डिज़ाइन किया जी या डिज़ाइन करवाया, जी। एक और था, तो ये क्यों सेलेक्ट किया? पाठकों की पसंद या आपका भी इसमें थोड़ा कुछ लोग? सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजी कदम जी का बनाया हुआ कैरिकेचर ये बहुत अट्रैक्टिव लगा पाठकों को, और पाठकों ने एक इच्छा जाहिर की कि ये वाला जो है आपके कवर पे होना चाहिए। फिर हमारा जो पब्लिकेशन था श्वेतवर्णा, उनकी जो है हेड जो शारदा जी सुमन, तो उनको पसंद आ गया कि यही कैरिकेचर रखना चाहिए। तो ये कैरिकेचर केजी कदम जी का है, बाकी जो भी इसमें है तो वो उन्होंने श्वेतवर्णा वालों ने सेट किए हैं। और ये कवर अपने आप में किताब की कहानी बोल देता है। भारत का इसमें नक्शा है, कुल्फी दिख रही है, ठेला दिख रहा है, बस दिख रही है, कार दिख रही है, हवाई जहाज दिख रहा है, खाने पीने के सामान दिख रहे हैं, और ये ट्रेन इंगित करती है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और भारत इंगित करता है कि भारत भर में मैंने किया है, और ये फूड के आइटम इंगित करते हैं कि मैं फूडी हूँ। तो ये इससे बढ़िया कोई कवर मेरी किताब के लिए हो नहीं सकता था। और मेरी जो जॉली नेचर है, हाहा टी करता हूँ दिन भर, तो ये जॉली नेचर दर्शा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, हमने करीबन 4 महीने काम किया। चश्मा यहाँ से भी नहीं छूटा। ये खाली मैं नहाते वक्त उतारता हूँ बस। नाम पकड़ घुमक्कड़ के किस्से जी, क्यों रखा? इससे बेहतर कोई नाम ऐसा हो नहीं सकता था इस किताब का कि जो उसको दर्शा सके। मेरी अगली किताब का नाम हालांकि मैं सोच चुका हूँ, वो घुमक्कड़ी मेरी दीवानगी। अगली जो मेरी किताब आने वाली है उसका नाम है घुमक्कड़ी मेरी दीवानगी। लेकिन वो डिले इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले 6 महीने से कोरोना की वजह से फूड टूर बंद है। फूड टूर बंद होने की वजह से कंटेंट लिखना बंद है। एक्चुअली हमारे सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हर महीने की 25 से 30 तारीख को मैं जाता था फूड टूर पे। उन 5 दिनों में मैं करीबन 25 से 30 दुकानें सर्च करता था, वहाँ टेस्ट करता था। वो सारे अनुभव लिखने में मुझे पूरा महीना लग जाता था लगभग, और मेरा पाठक पढ़ता था और मुझे लिखने में मजा आता था। पिछले 6 महीने से फूड टूर बंद है, तो हमारे जैसे ब्लॉगर के लिए अपनी ऑडियंस को संभाले रखना बहुत भारी पड़ रहा है। अभी हमारे पास कच्चा माल नहीं है, कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। तो अभी पाठकों को बांधे रखना, अपने से कनेक्ट रखना, फूड के बारे में उनसे बातें करना, ट्रैवल के बारे में बातें करना, जबकि आप ट्रैवल कर नहीं रहे, उस दौरान बातें करना, वो बहुत अभी टिपिकल हो रहा है। आप अगर सारांश नहीं है जी, ये किताब मेरी है जी, आप दर्शकों को बताइए कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आप सारांश नहीं है जी, बिल्कुल और नहीं, ये किताब मेरी लिखी हुई है, बिल्कुल 100%। अब पाठकों को ये क्यों पढ़नी चाहिए? आपका योगसा नाम है ना? ये योगसा की लिखी हुई किताब है। जी, ये आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये भारत को घूमने में आपके गाइड का काम करेगी। इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर अपने आप में अलग अलग जुदा हैं, और आप इस किताब को एक सिटिंग में पढ़ें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसका एक चैप्टर पढ़ के छोड़ दें। एक मेरे पाठक हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी पश्चिम याद नहीं आ रहा, विकास जी चौधरी मेरे पाठक हैं। उन्होंने लिखा है कि ये विस्की की तरह एक एक पैक करके पीने जैसी किताब है ना, कि इसको आप एक सिटिंग में पूरी बोतल ना खत्म करें, धीरे 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 इसका आनंद लें। बनारस अगर आप इसको पढ़ के बनारस घूमने चले जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कहाँ घूमना है, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करनी है दर्शन की, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, सब आपकी व्यवस्था तैयार है। इंदौर अगर जाते हैं तो फूड टूर में फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पंजाब में भी मैंने ऐसा ही लिखने का इसमें प्रयास किया है, अम्बाला और लुधियाना। पुष्कर को मेरी नज़रों से आप देखिए, वहाँ पे खाना रहना दोनों लिखा है मैंने। अजमेर को अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है, और हिमाचल जो है वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है हर आदमी के लिए एक्सप्लोर करना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने किया है। लेकिन मैंने इसके अंदर मतलब आपने, क्योंकि किताब आपकी है इसलिए पढ़ना चाहिए, वो ये बताया गया है कि कम खर्चे में आप अपनी घुमक्कड़ी कैसे एडजस्ट करें, और एक सोलो ट्रैवलर को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसकी किट में क्या क्या सोलो ट्रैवलिंग का सामान होना चाहिए, वो भी मैंने आपने इसमें जिक्र किया है। जी बहुत धन्यवाद। सोलो ट्रैवलिंग की आपने बात की जी। अब जब आप फेमस हो गए हैं, आपको जानने लगे, लोकल भी आपको बहुत सारे जानने लगे, तो बहुत सारे ऐसी इच्छा जताते होंगे कि भाई साहब अगली बार जाओ तो आप मुझे भी ले जाना। उसके लिए मेरा एक ही जवाब होता है, भाई जब मैं आपको साथ में ले जाऊंगा तब मैं सोलो नहीं रह पाऊंगा, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं साथ में नहीं ले जा पाऊंगा।
जब आप 2 जने साथ में हो गए तो फिर आप सोलो कैसे रहे? सोलो राइड ना, सोलो का मतलब होता है सोलो। मुझे खुद से बात करनी है, मैं अकेला ट्रेन में बैठूंगा, मैं यात्रा करूंगा, मैं आनंद लूंगा। मेरी इच्छा होगी सुबह 6 से 2 बजे तक भी रूम से निकलूं, नहीं निकलूं, चाय पीते पीते वापस सो जाऊं, फिर उठूं, फिर खाना खाऊं, फिर सो जाऊं। मेरी इच्छा हो तो एक दिन में मैं 1000 किलोमीटर सफर कर लूं। तो जब आपके साथ कोई और होता है तो आप बंधनों में बंध जाते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो आपको सुबह 6 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक होटल में नहीं बैठने देगा, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। कहीं चलें, कहीं तो चलें, तू तो यहाँ बैठा है फेसबुक चला रहा है, मेरे को तो बोरियत हो रही, मेरे को तो कहीं जाने दे, वहाँ चल, तू मत चल, मेरे को कुछ तो बता, मैं कहाँ जाऊँ। तो कहीं ना कहीं वो आपकी शांति भंग करता है, और मुझे अकेला घूमना पसंद है। ट्रैवलिंग फूडी सारांश फूड टूर में खुद सारांश को कितना जानता है या जानने की कोशिश करता है? क्योंकि अकेले रहते हैं तो खुद के बारे में जानने समझने का भी मौका मिलता है। खुद के बारे में जानने समझने के लिए घुमकड़ी वाले टूर ज्यादा सहायक हैं, बशर्ते फूड टूर। क्योंकि फूड टूर एक तरह से प्रोफेशनल टूर्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत थकान होती है और होटल जाते ही बस सोने की इच्छा होती है। लेकिन जब जो टूरिंग वाले, जो ट्रैवलिंग वाले जो टूर होते हैं जिसमें हम घुमकड़ी करते हैं, उसमें जब मैं अकेला होटल में हूँ, स्विमिंग पूल के साइड में टैनिंग बेड पे लेटा हुआ हूँ, अपने रूम में ही हूँ, या ब्रेकफास्ट करके वापस हो गया हूँ, तो उस दौरान मुझे खुद से मुलाकात करने का मौका मिलता है। और कोशिश करता हूँ जब मैं घुमकड़ी में जाता हूँ तो मैं इंटरनेट से दूर हूँ, खुद से बातें ज्यादा करूँ, लोगों से बातें कम करूँ। क्योंकि फेसबुक भी एक प्रकार का कोलाहल है, बहुत भयंकर ट्रैफिक है जो लगातार आपके दिमाग में हिट करता है। तो उस हिट से मैं फ्री हो जानना चाहता हूँ उस दौरान। टूर के दौरान आप डेली डायरी लिखते हैं या दिन भर की घटनाएं नोट्स के रूप में लिखते हैं या डायरेक्ट फेसबुक पे टाइप करते हैं? नहीं, मैंने फेसबुक पे आज दिन तक कभी डायरेक्ट टाइप नहीं किया। मैं सबसे पहले नोट्स पे एक आर्टिकल तैयार करता हूँ, उसको 3 बार पढ़ता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, और रात को आर्टिकल लिख के रख लेता हूँ। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे पोस्ट करता हूँ। अगर भीलवाड़ा का कोई युवा या अपने इंडिया का कोई युवा सारांश बनना चाहे, टीएफएस बनना चाहे, क्या करना पड़ेगा उसको? अपने पाठकों के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आपकी हर बात सोशल मीडिया से शुरू होती है, सोशल मीडिया पे खत्म होती है। अगर किसी को ट्रैवलिंग फूडी बनना है या सारांश बनना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उसको सावधानियां रखनी पड़ेगी और कहाँ से उसको शुरुआत करनी पड़ेगी? ट्रैवलिंग फूडी सारांश ही बनना है, मतलब घुमक्कड़ भी होना है और फूडी भी होना है। ये थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन है, इसका कोई 1-2 वाक्यों में उत्तर देना। मेनली किन चीजों का कि भाई ये जैसे आपने कहा कि रेगुलर होना चाहिए, नियमितता, वो तो फिर वो तो सोशल मीडिया को पॉपुलरिटी के लिए, वो उसके लिए जी। तो जैसे मैं आज बनना चाहूँ कि तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो किसी की कॉपी करनी नहीं चाहिए। ट्रैवलिंग फूडी सारांश ऑलरेडी है, तो आपको ट्रैवलिंग फूडी सारांश क्यों बनना है? आप अपना कुछ नया कीजिए ना, यूनिक कीजिए। मैंने वो काम किया जो पहले किसी ने किया नहीं, इसलिए मैं फेमस हुआ। ट्रैवलर बहुत हुए जिन्होंने ट्रैवल ब्लॉग लिखे, फूडी भी बहुत हुए जिन्होंने फूड लिखा। मैं ट्रैवल और फूड का जो फ्यूजन लेके आया वो नया था। तो किसी व्यक्ति को अगर ट्रैवलिंग फूडी सारांश बनना है तो मैं कहूंगा कि नकल मत करो, आप अपना खुद का कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो पहले कुछ नहीं किया गया, तो आप पाठकों के दिल में जगह बना पाओगे। किसी के जैसा क्यों होना है, हमको हम ही तो होना है। अगला टूर कब है? अगला टूर मुझे लग रहा है मैं 1 महीने ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, और सितंबर एंड में मैं अगला फूड टूर प्लान कर रहा हूँ, और मोस्टली जोधपुर होगा। जब आप पॉपुलर हुए, मीडिया में आने लगे, आपके आर्टिकल छपने लगे, उससे पहले और उसके बाद आपके आसपास प्रोफेशन से जुड़े हुए परिवेश के लोगों के प्रतिक्रिया में क्या कोई अंतर देखते हैं या जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है? एक्चुअली मेरी जो ये वाली उपलब्धियां हैं, उससे मेरे मित्र, मेरे व्यापारी, मेरे आसपास के जो सराउंडिंग लोग, वो अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता है। इसीलिए हम आज ये लाइव कर रहे हैं। हाँ, ताकि लोग, मैं आपके पाठकों तक भी पहुंच जाऊं और भीलवाड़ा में भी पता पड़े। मेरी आईडी बहुत सेपरेट है, और एक तरह से मैं दो जीवन है मेरे, एक लेखक कमल रामानी का जीवन है और एक व्यापारी कमल रामानी का जीवन है। तो जो भीलवाड़ा में और जो मेरे आसपास के लोगों को दिखाई देता है, जो मेरे परिवार को दिखाई देता है, जो मेरे मम्मी पापा को दिखाई देता है, जो मेरे रिश्तेदारों को दिखाई देता है, वो वही है पुराना वाला कमल रामानी सारांश। ट्रैवलिंग फूडी सारांश में मेरे सोशल मीडिया के मित्रों के लिए हूँ। सोशल मीडिया ने किताब लिखो है, सोशल मीडिया भी बिक गई, और आगे भी सोशल मीडिया के लिए लिखता रहूंगा। फेसबुक से जो मुझे प्यार मिला है, फेसबुक से जो मुझे लोग मिले हैं, आज कम से कम 25 मित्र ऐसे मिले हैं फेसबुक से जो मेरे असल जीवन का हिस्सा हैं, जिनसे मुझे फेसबुक की जरूरत नहीं है बीच में होने के लिए। मेरी उनसे रूटीन में बात होती है, और अगर मेरे घर में कोई शादी विवाह होगा तो रिश्तेदार कम और फेसबुक के मित्र ज्यादा दिखेंगे। सूर्य प्रकाश जी पारिक जिन्होंने इसकी भूमिका लिखी। जी।
वो मुझे फेसबुक से मिले, आज कैमरे के पीछे खड़े हैं अपने रोहित जी, ये मुझे फेसबुक के माध्यम से मिले, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी फेसबुक का माध्यम ही है। आप फेसबुक के माध्यम से मेरे घर पधारे हैं, तो उससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बस आप जो लोग नेगेटिव हैं, जो नहीं समझते हैं और जो स्टिकर कमेंट करते हैं, उनको आप दूर रखिए, आपकी आईडी बड़ी हो जाएगी बहुत जल्दी, धीरे धीरे। आप कहते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अगर आपको पॉपुलर होना है तो टैग कम से कम करना चाहिए जी। क्या इसके पीछे थ्योरी है? अगर आपका माल बेचने के लिए आपको आवाज लगानी पड़ रही है, इसका मतलब आपके माल में दम नहीं है। अगर फूटी की भाषा में कहो, टैग करना किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इरिटेट करने जैसा होता है, परेशान करने जैसा होता है। आपके लेखों में दम होगा तो लोग आपको ढूंढते हुए पढ़ने आ जाएंगे। आप उन 50 लोगों को टैग करो, आपकी पोस्ट पे 12 लाइक आए, इससे ज्यादा क्या आपकी बेइज्जती हो सकती है। आप हमारे दर्शकों को, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, देश समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से मैसेज? एक मैसेज मैं सब पाठकों को, मेरे मित्रों को देना चाहूंगा, जिंदगी के मजे ले लो, वरना जिंदगी आपके मजे ले ही लेगी। जीवन को बहुत मजे से जियो, आनंद से जियो, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अपना हाई रहना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, जो नेगेटिव लोग हैं उनको असल जीवन में और सोशल मीडिया के जीवन में ब्लॉक ही रखिए, ज्यादा बेहतर है। तो इसमें यह भी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई रहता है तो आपके चारों तरफ चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। जो कोविड का असर था, नेगेटिव या पॉजिटिव या जैसा भी था, सबके लिए सेम था। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल ली। तो गेम सारा सोच का है। आपकी पुस्तक पकड़ घुमक्कड़ के किस्से से जो कोट आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे और जो पाठकों को ज्यादा पसंद है, ऐसी 2-4 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएं। कोट असल में ऐसा लाइन कोई ऐसी जैसे बाप दादाओं वाली, वो हाँ इस तरह की कोई ऐसे कोट अचानक से मुझे याद इसलिए नहीं आएंगे कि मैंने तो पूरी पुस्तक लिखी है, मैंने तो मेरी तरफ से कोट ही लिखे हैं, है ना। तो कोट निकालने का काम तो असल में पाठक करता है ना। बाकी अगर मेरे को व्यक्तिगत रूप से एक आर्टिकल पसंद है जो कि इसके पंजाब चैप्टर में है, और साडा पंजाब सोना पंजाब वाले चैप्टर में कुरुक्षेत्र से मैं जब निकल रहा हूं तो कैदियों की कला का एक आर्टिकल मैंने लिखा है। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, और जो मैंने 4 बार फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, 4 बार पाठकों को समझ में नहीं आया। उसका लेवल इतना हाई है कि मैं नहीं समझा पाया पाठकों को। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। कई बार क्या होता है, गरिष्ठ मिठाई होती है देशी घी की, तो आप हर किसी को खिला नहीं सकते, तो वो गरिष्ठ मिठाई वाला लड्डू है वो वाला आर्टिकल। वो यहाँ होगा एग्जैक्टली, ये साडा पंजाब सोना पंजाब में, ये कुरुक्षेत्र कैदियों की कला, ये पेज नंबर 173 पर है। देखिए, एक अद्भुत प्रदर्शनी कैदियों की कला। ये अगर पूरी किताब में से मुझे बोला जाए ना, जो आर्टिकल मेरे दिल के करीब है तो वो ये जी। कमल जी, आप हमारे बीच आए और आज दिल खोलकर हमारे साथ मन से मन की बात की, इसके लिए युग दर्शन चैनल की तरफ से मैं योगेश दादी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग पधारे और मुझे इस लायक समझा कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, तो ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल की ग्रो की आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल इतना बड़ा हो कि हमें गर्व हो कि उस चैनल पर मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमल रामवानी सारांश ट्रैवलिंग फूडी, जिनसे हमने की और उन्होंने हमारे साथ की दिल खोलकर मन से मन की बात। अगली बार फिर ऐसी ही किसी शख्सियत से जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनसे हम करेंगे मन से मन की बात। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमको सिर्फ आपका ही साथ चाहिए, हर कदम पे आपसे मुलाकात चाहिए, कि टूटने न पाए रिश्तों की ये डगर, पल दो पल मन से मन की बात चाहिए, हमको सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।